रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में आज हम लेक्चर नंबर 10 को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। एक्सक्रीशन कॉकरोच को पढ़ने से पहले हम ये भी जान ले कि इससे पहले हमने 3 एनिमल्स के अंदर हाइड्रा, प्लेनेरिया और अर्थवर्म में एक्सक्रीशन को डिस्कस किया। हाइड्रा में सिंपल, बल्कि हम ये कह दें कि नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर था, जिसे हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद प्लेनेरिया में थोड़ा सा एडवांस आया, उसके बाद अर्थवर्म में थोड़ा सा और एडवांस आया। अब हम कॉकरोच को पढ़ने लगे हैं तो कॉकरोच में थोड़ा सा और एडवांसमेंट है, यानी कि जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स की तरफ मूव करेंगे जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो एडवांस होता जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। सबसे पहले आपने ये कॉकरोच को समझना है कि बेसिकली कॉकरोच है क्या। कॉकरोच इज एन इंसेक्ट्स। बेसिकली अगर हम कॉकरोच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें तो कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट है। कॉकरोच एक इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट बेसिकली एक क्लास का नाम है बिलोंगिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और उसका ग्रुप या फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। एक बात आपको ये बात समझ आ गई कि कॉकरोच क्लास इंसेक्ट से है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखता है। अब हम इसमें एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़ा, मेटानेफ्रीडिया पढ़ा, जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था अर्थवर्म में और प्लेनेरिया में। इसके अंदर मेलपीजियन ट्यूब्यूल है। अब ये स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है, जो सिर्फ क्लास इंसेक्टा में है और किसी भी किंगडम एनिमेलिया के मेंबर में नहीं है। यानी कि जानवरों की एक कैटेगरी क्लास इंसेक्टा, उसके अंदर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं और ये ख़ास स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो कि किसी भी एनिमल किंगडम के अंदर नहीं है। ये बात आपने समझनी है कैसे। तो सबसे पहले हम मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स को डिस्कस करते हैं। ट्रस्टियल आर्थ्रोपोड, खुश्की पर रहने वाले आर्थ्रोपोड। अब खुश्की पर मुख्तलिफ टेम्परेचर होते हैं, कई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई जानवर एयर में ज़्यादा देर रहते हैं, एयर में वाटर नहीं होता, और कोई डेजर्ट में रहते हैं, वहाँ भी वाटर नहीं होता। अब वाटर इन 2 एरिया में नहीं होता, इसका मतलब है कि ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पानी कम होता है। एक बात तो समझ आ गई। पार्टिकुलरली इंडेक्स, ख़ास तौर पर इंसेक्ट, ये ऐसी जगहों पर रहते हैं। द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर अडॉप्टेड टू कलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। अब इनके अंदर इंसेक्ट में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जिसको हमने मेलपीजियन ट्यूब्यूल कहा है, आर अडॉप्टेड, उसने इख्तियार कर लिया है टू कलेक्ट, कि वो इकट्ठा करे प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को, फ्रॉम हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ क्या होता है ये भी आपको समझना है। हीमोलिम्फ बेसिकली इंसेक्टा के अंदर ब्लड की तरह का एक फ्लूइड होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है जो तमाम फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है, इसी तरह इनके अंदर हीमोलिम्फ होता है, लेकिन इनके अंदर रेड पिगमेंट नहीं होता, इसलिए वाइट होता है। हमारे अंदर ब्लड जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, वो रेड पिगमेंटेड होता है और रेड कलर का ब्लड होता है। अब हीमोलिम्फ इन साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब ये होता है कि जो कॉकरोच की बॉडी में कैविटीज़ हैं, खाली जगह हैं, मुख्तलिफ एरियाज में बॉडी में कैविटीज़ हैं, थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर हीमोलिम्फ जो कि उन कैविटीज़ में मौजूद हैं, इन सस्पेंडेड का मतलब बिखरी हुई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ज़रिए उनको इस मेलपीजियन ट्यूब्यूल जिसे हम कह रहे हैं उसके अंदर लाया जाएगा। ये बात आपने गौर से समझनी है, ये कि हीमोलिम्फ जो कि एनालोगस टू ब्लड है, हमारे ब्लड की तरह का ही स्ट्रक्चर है ये, लेकिन ये वाइट फ्लूइड होता है। जैसे हमारी बॉडी में भी लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो कि लिम्फ रखता है, वो भी वाइट कलर का होता है। हीमोलिम्फ को साइनोसिस कैविटी से लिया जाता है
थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिखरा हुआ है जिसे हम क्या नाम देते हैं, मेलफिजियन ट्यूबुल्स कहते हैं। अब हीमोलिम्फ को डिफाइन कर रहे हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये बात आपने जेहन में रखनी है, काकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कोई आर्टरी, वेन, कैपिलरीज में ये हीमोलिम्फ मौजूद नहीं होता। जबकि अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ें, हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं जिनमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। बेसिकली ब्लड हमारा नालियों में रहता है जिसे हम वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स। अब उससे बाहर नहीं निकलता, इनके अंदर वेसल्स नहीं होती, तो कैविटीज होती हैं बॉडी में कहीं कहीं, वहां पर यह फ्लूइड पाया जाता है, इन नोन एज हीमोलिम्फ। उसे हम क्या नाम देते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। These Malpighian tubules remove nitrogen waste from the hemolymph। अब ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है काकरोच में, जिसे हमने मेलफिजियन ट्यूब्यूल कहा, उनका काम है रिमूव करना नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ से, यानी कि हीमोलिम्फ जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी में मूव कर, उसको साफ करना किन से, नाइट्रोजन वेस्ट से। दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के पॉइंट से। दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम, जानवरों की सल्तनत में ये वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है डेट एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है। अगर हम अपने अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, एनस तक जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन आ जाते हैं। लेकिन अगर अपने अंदर हम इंसान में यूरिनरी सिस्टम को देखें जो एक्सक्रीशन का काम करता है, वो किडनी से रिलेट करता है, यानी कि एक्सक्रीशन, यूरिन पास होने का जो ओपनिंग है हमारी बॉडी में वो डिफरेंट है, और जो फीसिस है पखाना पास करने की जो ओपनिंग है वो डिफरेंट है। लेकिन इनके अंदर काकरोच में सिर्फ वाहिद जानवर है पूरे किंगडम एनिमेलिया में, वाहिद जानवर है जिसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात आपने जेहन में रखना है। अभी हम डायग्राम से भी देख सकते हैं इसको। अब ये एक डायग्राम है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी देखी हुई है, इसलिए मैंने आपको पहले ये दिखा दिया बनाकर, ताकि आपको पता चल जाए हमने फर्स्ट ईयर में भी देखी हुई है डायग्राम। ये उसका एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जा रहा है जिसमें आपका क्रोप है, गीजर्ड है, हेपेटिक सीकम है जिसे हम स्टोमक वगैरह कहते हैं, उसके बाद मिड गट है, मिड गट के बाद जो है हिंड गट आती है, ये फोर गट है। तो हिंड गट, मिड गट के एंड में और हिंड गट के स्टार्ट में एक आपको सस्पेंडेड ट्यूबुलर्स नजर आ रही हैं, जिसको फर्स्ट ईयर में हमने इतना डिस्कस नहीं किया था। इसको बेसिकली हम मेलफिजियन ट्यूबुल्स कहते हैं। अब मेलफिजियन ट्यूबुल्स को अगर आप देखें तो ये एक डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसके साथ ही क्या लगा हुआ है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसे मेलफिजियन ट्यूबुल्स कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा किसी जानवर में नहीं होता सिवाय इंसेक्ट के, यानी काकरोच जिस क्लास से ताल्लुक रखता है, इंसेक्ट में यह सिस्टम होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच होता है। अब इस डायग्राम को हम बुक के मुताबिक ड्रॉ कर लेते हैं। ये फोर गट है, ये मिड गट है, ये हिंड गट है। अब मिड गट में आपको मेलफिजियन ट्यूबुल नजर आ रही है, सस्पेंडेड है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फोर गट से मिड गट में आ रहा है, मिड गट से वो आगे की तरफ जा रहा है, जो फीसिस बनने जा रहे हैं, पखाना बनने जा रहा है। अब बेसिकली ये जो अटैच हुई है मिड गट के साथ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जिन्हें हम मेलफिजियन ट्यूबुल्स कह रहे हैं, ये क्या करेगा, मिसाल के तौर पर यहां पर सारा हीमोलिम्फ है, मुख्तलिफ इसके अंदर कैविटीज हैं, उसके हीमोलिम्फ मौजूद है। ये हीमोलिम्फ से वेस्ट को अंदर लाएगा इस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इस ट्यूब्यूल्स के अंदर लाएगा, साथ साथ साल्ट और वाटर भी अंदर दाखिल होगा। अब होगा क्या, इसके मैकेनिज्म को मैं पहले बता दूं फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं। एक को उठाकर हमने देख लिया, ये मिडगट जा रही है, ये हाइंडगट है, मिडगट के एंड में और हाइंडगट के शुरू में ये मेलफिजियन ट्यूबुल आपको नजर आ रही है।
होता ऐसे है कि ये जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल है इसको कवर किया होता है एपिथेलियम टिश्यू ने, इस तरह एपिथेलियम टिश्यू ने इसे ऐसे कवर किया होता है। जब हीमोलिम से फ्लूइड को अंदर लाया जाता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स में, तो सबसे पहले जो पोटाशियम आता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज करके मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है। जब पोटाशियम अंदर आता है तो वाटर उसको फॉलो करता है और वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट भी उसको फॉलो करते हैं। अब इन मेलफिजियन ट्यूब्स का काम क्या होता है? इन मेलफिजियन ट्यूब का काम ये होता है, ये साल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्व कर लेंगे। जब ये साल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्व कर लेंगे तो रह जाएगा सिर्फ वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट को वो किसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक में इंसर्ट कर देंगे। जब डाइजेस्टिव ट्रैक में इंसर्ट कर देंगे वो पखाने के साथ जाके मिक्स हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये वाहिद किंगडम एनिमेलिया में एक क्लास है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच हुआ है। तो ये आपने अब मैकेनिज्म में समझना, ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली आपको समझाया है। मजीद भी समझते हैं इसको। इसके बाद अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या है बेसिकली, इसको जरा हम समझ लें एक दफा। The epithelial lining of the tubule transports fluids including salt and nitrogen waste from the hemolymph into the tubule lumen. अब ल्यूमन किसे कहते हैं? कैविटीज को कहते हैं। अब ये मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझाई थी कि ये जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं इसके इर्द गिर्द एपिथेलियम लाइनिंग कहते हैं कवरिंग को, ऑफ ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट फ्लूइड। यहां पर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट पोटाशियम अंदर आएगा इस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इंक्लूडिंग साल्ट्स होगा जो कि पोटाशियम साल्ट है खुद, एंड नाइट्रोजन वेस्ट वाटर फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूल्स ल्यूमन। ल्यूमन कैविटी को कहते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब्यूल है, उसके अंदर ये जो है ये जगह ये ल्यूमन है, इसे हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमन कैविटी, ट्यूब्यूल्स की कैविटी कहलाती है। इसको कवर किया होता है एपिथेलियम लाइनिंग ने इस तरह। ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन वेस्ट को अंदर लेकर आते हैं। अब नाइट्रोजन वेस्ट अंदर कैसे आता है? सबसे पहले पोटाशियम अंदर आता है, पोटाशियम को फॉलो करता है वाटर, क्योंकि पोटाशियम परमिएबल होता है तो इसलिए ये लोअर से हायर की तरफ आता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और वेस्ट इसको फॉलो करते हैं। फिर ये जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है इसका काम क्या होता है? अंदर लाना हीमोलिम्फ से इन चीजों को। फ्लूइड देन पासिस टू हिंडगट इनटू रेक्टम। अब जो फ्लूइड है उसको पास किया जाएगा, ये मिडगट है और इसको फिर अब हिंडगट में हम ले आएंगे। रेक्टम जो कि आपको पता है हिंडगट का लास्ट पोर्शन है, रीअब्जॉर्ब, वो मजीद वाटर को, साल्ट को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा। मोस्ट ऑफ द साल्ट एंड वाटर, यानी कि जिस्म से ज्यादा वाटर मूव ना करे या वाटर बॉडी से ना निकले, साल्ट बॉडी से ना निकले, बल्कि जो निकले वो वेस्ट मटेरियल हो। द नाइट्रोजन वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज अ सॉलिड एक्सक्रीटा, क्योंकि पानी कम है, पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया। जो यूरिन फॉर्मेशन हुई थी जो फीसिस के साथ आके मिली तो उसमें भी जितना वाटर था वो भी एब्जॉर्ब हो गया। अब जो इधर से पखाना पास हो रहा है, इसका फीसिस पास हो रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जैसे हम इंसेक्ट को देख लें या हम बर्ड्स को देख लें, अगर आप बर्ड्स का एक्सक्रीटा देखें तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ज्यादा सॉलिड फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, सॉरी, वो सॉलिड फॉर्म में होता है जरा, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट का एक्सक्रीटा होता है उसमें वाटर कम होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, क्योंकि ये जो एक्सक्रीटा करते हैं वो यूरिक एसिड होता है, और यूरिक एसिड सिर्फ आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा 1 ml वाटर हासिल करता है, उसको रिक्वायर होती है 1 ml वाटर जस्ट। क्रिस्टल अलोंग द फीसिस, यानी कि ये फीसिस के साथ ही यूरिक एसिड को अटैच कर देता है और इस तरह फीसिस क्रिस्टल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, उसमें पानी की मिकदार बहुत कम होती है। दिस काइंड ऑफ अडॉप्टेशन इन एक्सक्रीशन इज द सक्सेस
ऑफ द एनिमल ऑन द लैंड विद द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। इस किस्म की अडॉप्टेशन इन एक्सक्रीशन इन द इज द सक्सेस, जो कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, वो कामयाब हुई है उन जानवरों में जो जमीन पर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पे शदीद कमी होती है पानी की। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर का मतलब होता है जहां शदीद कमी होती है पानी की। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, ये हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ द एक्सक्रीशन पढ़ा। डायग्राम को समझते हैं दोबारा एक बार। जिस तरह एक और डायग्राम मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये एक सिंपली मैंने ड्रॉ की है, ये सारा डॉटेड हीमोलिम्फ है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक आ रहा है सारा। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में अटैच हुआ हुआ क्या, मेल्फिजियन ट्यूबुल्स अटैच है। ये मेल्फिजियन ट्यूबुल्स क्या करेंगी, ये हीमोलिम्फ से वेस्ट को, वाटर को और साल्ट को लेकर मिड गट से हाइंड गट में भेज देंगी, और हाइंड गट में रेक्टम एंड पोर्शन है, वो रीअब्जॉर्व करेगा साल्ट और वाटर को, दोबारा हीमोलिम्फ में भेज देगा। तो मतलब कहने का ये वाहिद जानवर है जिसके डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अटैच हुआ है। इससे हम मेल्फिजियन ट्यूबुल्स कहते हैं। आपने जेन में रखना है, ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही अहम बात है। मेल्फिजियन ट्यूबुल किसके अंदर होती है, इंसेक्ट के अंदर होती है। अगर हार्ड फाइलम पूछा जाए तो वो आर्थ्रोपोडा होता है, और अगर जानवर का नाम ले वो कॉकरोच का आपको एग्जाम्पल दी जाएगी। ये तो हो गया हमारी एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में ही एक येलो बॉक्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ द एनिमल। इंसेक्ट सिर्फ वाहिद ग्रुप है जानवरों का विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसिस, जो कि अपने एलिमिनेट करता है बॉडी के मवाद को जो नहीं चाहिए, टॉक्सिक मटेरियल को, विद फीसिस पखाने के साथ। इन ऑल अदर एनिमल, जबकि बाकी तमाम जानवरों में देयर इज अ नो स्ट्रक्चरल, कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है किसके दरमियान, न्यूट्रेटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जो अटैच हो। ये वाहिद किसके अंदर है, ये क्लास इंसेक्टा के अंदर मौजूद है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिससे हमने एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अब हम हायर एनिमल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। फिशिस से स्टार्ट होता है, फिशिस हैं एम्फीबियन, फ्रोग वगैरह, रेप्टाइल्स हो गया, लीजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स हैं, उसके बाद मैमल्स आ जाते हैं। ये तमाम वर्टिब्रेट के अंदर होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। द एंसेस्टर ऑफ द वर्टिब्रेट्स, जो अबाव इजदाद है वर्टिब्रेट्स के, द इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, ये एक बात है पूरी। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, सारे के सारे कॉर्डेट जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते, यानी कि उनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। बेसिकली सबके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। कुछ ऐसे भी होते हैं इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर नहीं होती रीढ़ की हड्डी। अब कॉर्डेट क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड, जो आपने फर्स्ट में भी बात पढ़ी हुई है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कार्टिलेज से बना हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल के वर्टिब्रेट कॉलम बनाता है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, इसलिए हम इसे वर्टिब्रेट कहते हैं। लेकिन तमाम कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड ऐसा नहीं होता, बल्कि जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट है, जो कॉर्डेट से लोअर फाइलम है, उसके अंदर नोटोकॉर्ड सारी उम्र नोटोकॉर्ड की शक्ल में रहता है, उसके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं बनाता। क्योंकि हमने कहा कॉर्डेट में वर्टिब्रेट वो होंगे जिनके अंदर बैकबोन होगी। तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट एक पूरा लफ्ज है कि ऐसे इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट जिनके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट कॉलम नहीं बनाता। ये कॉर्डेट से लोअर ग्रुप है इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट जिसे हम कहते हैं। कॉर्डेट वो होंगे, सिर्फ कॉर्डेट को अगर देखें तो कॉर्डेट सिर्फ वो होंगे जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम होगा, और वर्टिब्रेट कॉलम कहां से आएगा, वो नोटोकॉर्ड से आएगा। नोटोकॉर्ड एक एम्ब्रियोलॉजिकली स्ट्रक्चर है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो स्टेज पे बनता है और ये बाद में वर्टिब्रेट कॉलम बना देता है, रीढ़ की हड्डी बना देता है। अब ये तो बात समझ आ गई। जो अबाव इजाद है वर्टिब्रेट्स की, अब यहां बात की गई है वर्टिब्रेट्स, जो अभी मैं आपको समझा चुका हूं। द इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैव सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर
थ्रू आउट द बॉडी लाइक मेटानेफ्रीडियम इन द अर्थवर्म। जो वर्टिब्रेट से पहले ग्रुप हैं, जो लोअर वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं, उनके अंदर एक्सीटी स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में सेगमेंटली अरेंज है, सेगमेंट बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि उसने कहा मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम में भी आपने इसी तरह देखा था कि एक अर्थवर्म होता है, उसकी पूरी बॉडी में क्या लगा होता है, सेगमेंट लगे होते हैं। तो हर सेगमेंट अपना अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, जिसे हम मेटानेफ्रीडियम कहते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। दिस कैरेक्टर इज वेल रिप्रेजेंटेड इन द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट। अब सेगमेंटली अरेंज एक्सीटी स्ट्रक्चर मौजूद है, ये खसूसियात का मतलब सेगमेंटली अरेंज एक्सीटी स्ट्रक्चर, पूरी बात बताई जा रही है, इज वेल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेड इन द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट। जो पुराने कदीम वर्टिब्रेट में एक फिश की क्लास है, सबसे पहली क्लास, जिसकी स्पीशीज है हैग फिशेस। कदीम वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, जिसका नाम है हैग फिशेस, फिशेस की एक क्लास है, जो क्योंकि वर्टिब्रेट फिशेस से स्टार्ट हुए हैं, फिशेस की पहली क्लास है हैग फिशेस। हैग फिशेस में ये स्ट्रक्चर मौजूद था, सेगमेंटली अरेंज, विच हैव किडनी विथ सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल, यानी ये किडनी के इर्द गिर्द सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल थी। वो ट्यूब्यूल अपने वेस्ट को बॉडी से कलेक्ट करके किडनी के अंदर भेज देती थी, यानी कि किडनी के अंदर कुछ नहीं था, किडनी के अंदर नेफ्रॉन वगैरह स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था जैसे कि अब, जैसे इंसान के अंदर मौजूद है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसे ही था जैसे अर्थवर्म में है, मेटानेफ्रीडियम की तरह। इसी तरह इनके अंदर भी हैग फिशेस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सिर्फ हैग फिशेस के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है कि जिसमें बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट से वेस्ट को किडनी के अंदर लाया जाता है। उसके बाद हाउएवर ताहम द कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट, जैसे जैसे आगे एवोल्यूशन होती गई, प्रोसीडेड इन द एवोल्यूशन, जैसे जैसे नई स्पीशीज आती गई, इससे उल्ट स्ट्रक्चर इनके अंदर बनने लग गया। यानी कि इन अदर वर्टिब्रेट्स, बाकी वर्टिब्रेट में हैग फिशेस के अलावा, विद द अपीयरेंस ऑफ द किडनी, इनके अंदर किडनी बन गया और किडनी के अंदर तमाम ट्यूब्यूल्स आ गए, यानी कि एक छत के तले सारी चीजें आ गई। अब आप अच्छी तरह जानते हैं नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, और हर बॉडी के अंदर एक नेफ्रॉन में मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन्स होते हैं। तो पहले किडनी के बाहर ट्यूब्यूल सेगमेंट की शक्ल में मौजूद थे, जो वेस्ट को किडनी में भेजते थे। अब तमाम के तमाम ट्यूब्यूल जो हैं वो एक छत के नीचे आ गए हैं, उस छत को हम किडनी कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल उससे उल्ट बाकी वर्टिब्रेट के अंदर स्ट्रक्चर बन गया, जो इंसान के अंदर भी यही स्ट्रक्चर है। किडनी कंटेन न्यूमरस ट्यूब्यूल्स, किडनी के अंदर बेतहाशा ट्यूब्यूल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन में नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। सबसे बड़ी बात, ब्लड कैपिलरीज हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, वो साल्ट और वाटर को दोबारा बॉडी के अंदर भेज देती हैं रीअब्जॉर्प्शन करके। किडनी कंटेन न्यूमरस ट्यूब्यूल नॉट अरेंज सेगमेंटली क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेंस ऑफ द कैपिलरी। यही बात बताई जा रही है कि जो मजीद आगे वर्टिब्रेट है हैग फिशेस के अलावा, उनके अंदर ये सेगमेंटली अरेंज क्लोजली एसोसिएटेड नहीं थे, बल्कि वो ऐसे थे कि जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर नेफ्रॉन के इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ द डेंस का मतलब गुच्छे, बहुत बड़ी तादाद में नेटवर्क ऑफ जाल थे कैपिलरीज के। द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो क्या है किडनी का, वो नेफ्रॉन होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है वो हैग फिशेस है, उसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट बने होते थे और किडनी भी मौजूद था, लेकिन मुख्तलिफ सेगमेंट से वेस्ट को किडनी के अंदर लाया जाता था। लेकिन जैसे तरक्की होती गई, एवोल्यूशन होती गई, चेंज आता गया जानवरों में, ये चीज़ उल्ट हो गई कि तमाम सेगमेंटली ट्यूब्यूल जो थी वो तमाम की तमाम किडनी के अंदर आ गई, और किडनी के अंदर वो किसके साथ एसोसिएटेड हो गई हैं, वो डेंस नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज के साथ अटैच हो गई हैं। इसके बाद आखिर में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, mechanism of excretion is actually the collection of the processes taking place within the liver and the kidney। जो दरअसल एक्सक्रीशन का नॉर्मल मैकेनिज्म है इंसान के अंदर,
वो कलेक्शन है, बेसिकली इकट्ठा करना होता है, एक ऐसा अमल जो लीवर और किडनी वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। मेटाबॉलिज्म आप सब जानते हैं, ब्रेक डाउन होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बड़ी चीज़ का छोटी चीज़ में टूटना और छोटी चीज़ का बड़ी चीज़ में बन जाना। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का एक मजमूआ है, इज द मेजर एंड द सोल सोर्स ऑफ एक्सिटीज प्रोडक्ट। आप सब जानते हैं जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसका वेस्ट निकलेगा, वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करवाना होता है। एंड द सोर्स ऑफ एक्सिटी प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द, और जो ये सोर्स ऑफ एक्सिटी प्रोडक्ट हैं, ये जो यूरिया है, अमोनिया, यूरिक एसिड बन रहा है, बेसिकली ये रिफ्लेक्ट हैं, ये बरक्स हैं द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द एक्सिटी प्रोडक्ट के बेसिकली ये नॉर्मल मैकेनिज्म को शो करते हैं कि इसी मैकेनिज्म के तहत हमने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करना है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये बात ज़हन में रखिएगा, जो भी जिंदा जानदार उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग बॉडी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म आर द बेसिक एंड द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द लाइफ। फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 में फीचर ऑफ लाइफ हमने डिस्कस किए थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जानवर या जानदार वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर टेक प्लेस होता है, कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के बगैर कोई भी प्रोसेस, कोई भी जिंदा जानदार वो अपनी जिंदगी को आगे नहीं चला सकता। तो ये मेन फीचर है केमिकल रिएक्शन का होना। लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ द ऑल दिस केमिकल रिएक्शन। जो जिंदगी है वो तमाम इन केमिकल रिएक्शन का मजमूआ है, उसके नतीजे में जिंदगी है। अगर केमिकल रिएक्शन ना हो, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ना ले पाऊं, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा काम ना करे, किडनी मेरा काम ना करे, केमिकल रिएक्शन ना हो तो लाइफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। These metabolism of the or chemical process are taking place even at cellular level। ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, ये सिर्फ जानदार में नहीं हो रहे बल्कि सेल के अंदर भी होते हैं। ये आपको बताया भी हुआ है पहले कि सेल के अंदर भी तमाम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली मौजूद है। ऑर्गेनेली में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। उन केमिकल का रिएक्शन का वेस्ट होता है, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। पहले सेल अपने सेल से बाहर निकालते हैं वेस्ट को, फिर वो इकट्ठा होता है ब्लड में, ब्लड से वो किडनी में, किडनी से फिर वो बॉडी से बाहर रिमूव होता है। और मेन वेस्ट को निकालने के लिए लीवर है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी सही। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करवाने में। एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट आर फॉर्म विच आर हाईली टॉक्सिक। अब मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। आर फॉर्म विच आर हाईली टॉक्सिक इफ नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अगर ये बॉडी से एलिमिनेट ना किए गए तो ये बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। द वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। अब जो वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। अब वो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले यूरिया, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यूरिया प्रोड्यूस होगा जब अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब के सब एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्रिएटिनिन, ये आपके लिए एक नई बात है, प्रोड्यूस फ्रॉम द मसल क्रिएटिन। अब मसल क्रिएटिन क्या होता है ये आपने समझना है। देखें, एक मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट जब एनारोबिक कंडीशन होती है, एनारोबिक कंडीशन का मतलब है जब कोई एक्सरसाइज हो रही होती है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम, मसल का काम ज्यादा हो जाता है, तो एरोबिक कंडीशन से एनारोबिक कंडीशन हो, यानी ऑक्सीजन की मुकम्मल सप्लाई नहीं होती तो एनर्जी सही तरह पहुंच नहीं पाती, तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिएक्शन होता है जिसे हम एनारोबिक रिएक्शन कहते हैं। उस दौरान एक फायदेमंद प्रोडक्ट होता है क्रिएटिन फॉस्फेट। वो इस फॉस्फेट को एटीपी के साथ मिलकर हमारे मसल्स को एटीपी प्रोवाइड करता है। तो ये जो एटीपी प्रोवाइड करता है ये मसल के लिए एनर्जीफुल होती है, और इसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्रिएटिनिन होता है। ये आपने ज़हन में रखनी है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट 16 चैप्टर का एक टॉपिक भी है। यूरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपको पता है। न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन, पैरामिडीन के नतीजे में ये बनता है। बिलीरुबिन द एंड प्रोडक्ट हीमोग्लोबिन, आप सब जानते हैं हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के ऊपर होती है। इसके ब्रेक डाउन से एक मटेरियल बनता है बिलीरुबिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। बिलीरुबिन किसकी ब्रेक डाउन से होता है? वो
हीमोग्लोबिन की होता है। अब मेटाबोलाइट्स और वेरियस हार्मोन्स भी होते हैं। उसके बाद नंबर 2, टॉक्सिन इंजेस्टेड फ्रॉम द आउटसाइड द, अब कुछ जहरीले मवाद होते हैं जिनको हम आउटसाइड द बॉडी अपने अंदर लेके जाते हैं, यानी कि बाहर से अंदर लेके जाते हैं। वो कैसे लेकर जाते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट आल्सो इंक्लूड द टॉक्सिन प्रोड्यूस, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, द वेस्ट विच इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द वेस्ट दैट आर फॉर्म आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमने अभी पढ़े भी हैं ऊपर सारे। आर इंक्लूड टॉक्सिन प्रोड्यूस, वो जहरीले मवाद हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना है विद इन द बॉडी एंड इंजेस्टेड इनटू द आउटसाइड द बॉडी। अब जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं विद इन द बॉडी एंड इंजेस्टेड, या तो बॉडी के अंदर पैदा हो रहे हैं या उन्हें ले जाया जा रहा है इनटू द बॉडी आउटसाइड से। आउटसाइड से कैसे? जैसे पेस्टिसाइड, जैसे हम किसी खेतों में से गुजर रहे हो, पास से गुजर, वहां स्प्रे हुआ हो और वहां स्प्रे जो हुआ वो पेस्टिसाइड का, वो हमारे अंदर चले जाए। या ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म की हम ड्रग्स ले लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट हो जाएं। या फूड एडिटिव, फूड एडिटिव्स का मतलब होता है जैसे कि मसालादार मसाले, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर केमिकल्स, कलर वगैरह बनते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे हम घर में सालन बनाते हैं उसमें मसाले डलते हैं, तो वो सारे चीज़ें क्या है, उनका वेस्ट बनता है। वो वेस्ट हमारी बॉडी में क्या होता है, वो हम बाहर से ले रहे हैं बेसिकली। तो वेस्ट को लीवर क्या करता है, उनको रिमूव करता है बॉडी से और किडनी को भेजता है कोई ना कोई फॉर्म में, या अमोनिया की फॉर्म में, या यूरिया की फॉर्म में, या यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो ये ड्रग्स भी हो सकता है जो बाहर से हम लेते हैं, पेस्टिसाइड हो सकता है, फूड एडिटिव जो कि हम चीज़ें वगैरह खाते हैं जिसमें ये फूड को ऐड करने के लिए चीज़ें डलती हैं, जैसे कि मैंने कहा मसाले हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स में ये जो रंग कलर वगैरह डलते हैं, केमिकल्स डलते हैं, वो तमाम चीज़ें क्या हैं, ये टॉक्सिन होते हैं। आखिर में द प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट इन द बॉडी काज सीरियसली हैजर्ड्स, जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा खतरात पैदा कर सकते हैं, दस आर एलिमिनेटेड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसलिए हमने इसको बॉडी से एलिमिनेट करना है। अब आखिर में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, किडनी के को हम इसके बाद पढ़ेंगे, लीवर को भी पढ़ेंगे, स्किन एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये बात पूछी जाती है कि स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जैसे लीवर और किडनी है। अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, वाकई ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीटा स्किन निकालती है कि नहीं निकालती, या ये बात सही है या गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। स्वेट ग्लैंड, आप सब जानते हैं स्वेट ग्लैंड हमारी बॉडी में मौजूद हैं, एक्सक्रीट साल्ट एंड वाटर। स्किन पर स्वेट ग्लैंड लगे होते हैं जो कि साल्ट और वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। एंड सेबेशियस ग्लैंड एक्सक्रीट सेबम, एक ऑयल जिसे हम कहते हैं सीबम, चिपचिपा सा मादा जो हमारी स्किन से निकलता है। बट बोथ दीज एक्सक्रीशन आर नॉट वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन नेचर। देखें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो बॉडी को साफ करने के लिए होते हैं, वो बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाता है ताकि बॉडी को फायदा हो, बॉडी के लिए नुकसान देना हो। लेकिन ये जो स्किन है ये तो एक अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करने के लिए कोई चीज बॉडी से निकाली जाए स्किन के जरिए तो वो एक्सक्रीटा नहीं होता, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर नहीं आता, ना ही वो एक्सक्रीशन के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर गर्मियों में स्किन से मुझे पसीना आता है लेकिन सर्दियों में नहीं आता। इसका मतलब गर्मियों में जो पसीना आ रहा है ये अच्छे मकसद के लिए। अच्छा मकसद क्या है? हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन मेंटेन हो रही है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, तो ये अच्छा मकसद है। जो अच्छे मकसद के लिए काम हो जाए उसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर नहीं लाते। मिसाल के तौर पर यहां पे बताए गए दो ग्लैंड्स के बारे में, एक स्वेट ग्लैंड और एक सेबेशियस ग्लैंड। अब इनमें कोई वेस्ट नहीं है, नाइट्रोजन वेस्ट कोई भी नहीं है, साल्ट, वाटर और सीबम है, एक ऑयली चिपचिपा मादा है। अब इसमें कहीं भी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह नहीं है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है नेचर में। द रिमूवल ऑफ द वाटर एंड द साल्ट इज फॉर द पर्पज ऑफ द थर्मो रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो जो रिमूवल है वाटर और साल्ट का इज फ्रॉम द पर्पज, उसका मकसद क्या? अच्छा मकसद है
कि बॉडी की थर्मोरेगुलेशन मेंटेन हो, बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो, ताकि बॉडी का इंटरनल माहौल मेंटेन रहे और वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सके। एंड दैट ऑफ द सीबम इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमें चिपचिपा मादा जो हमारी स्किन से रिलीज होता है, जिसे हम ऑयल जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ये बेसिकली हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनसे बचाता है। देयरफॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम एक्सक्रीशन के जमरे में एक बात देखें, स्किन में नॉट कंसिडर्ड एज ए एक्सीटी ऑर्गन, स्किन एक्सीटी ऑर्गन में नहीं आता, क्योंकि एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। यहां पर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, सिर्फ जस्ट बॉडी से हीट को निकाला जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, साल्ट और वाटर। जबकि जो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया बनते हैं वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसलिए हम जो इन कंटेक्स्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशन को देखें तो उसमें स्किन एक्सीटी ऑर्गन के तौर पर नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है जो आपने अच्छी तरह समझना भी है। आज का टॉपिक बहुत अहम है, उससे नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत अहम है, लीवर के बारे में है। तो आज तक के लिए इतना ही टॉपिक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।